डेली जीके डोज का ये दूसरा क्लास है। और आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। वैसे तो इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे, लेकिन उस समय जो इंस्टेंट कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मनाही। इसी कारण से विद्रोह उत्पन्न हुआ था। हालांकि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी किसने? बी डी सावरकर जी ने दी थी। थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ से। तो यूपी के मेरठ में शुरू हुआ था। तारीख था 10 मई 1857, इसको नहीं भूलना है। और ये लगभग उस समय उस लोकेशन में लगभग फैल चुका था। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार, बरेली, इन सब जगहों पे फैल चुका था। इसका जो कारण था एक बार देख लेते हैं। बहुत सारा कारण था। एक कारण था डलहौजी का हड़प नीति। उस समय डलहौजी का हड़प नीति था। दूसरा कारण था किसान पे बहुत सारे टैक्स लगाना, भारी कर। एक कारण था उस समय जो सामाजिक और धार्मिक चीज़ों को लेके जो सुधार चल रहा था, उससे ये लोग प्रसन्न नहीं थे। यहाँ के लोग, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन हो या विधवा विवाह कानून हो, इन चीज़ों को लेके भी लोगों में आक्रोश था। तो ये सब कारण था उस समय। थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से जो हमारे नेता थे और कहाँ कहाँ से लीड कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे नॉमिनेटेड। हालांकि उनका जो सेनापति था वो बख्त खान, तो बख्त खान या फिर बहादुर शाह जफर, ये दोनों दिल्ली से कर दीजिएगा। कानपुर से कौन थे? कानपुर से आई थिंक नाना साहेब थे। कानपुर से नाना साहेब थे। झांसी से पता होगा सबको, रानी लक्ष्मीबाई जी थी। लखनऊ लखनऊ से थी बेगम हजरत महल जी। कौन थी? बेगम हजरत महल जी थी। बिहार से सबको पता है बाबू कुंवर सिंह। और बरेली से थे खान बहादुर खान साहब। खान बहादुर खान साहब थे। तो ये सब उस समय जो लोग थे, इन इन जगहों से लीड कर रहे थे आंदोलन को। हालांकि ये आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्रीय आंदोलन था, पूरे भारत में नहीं फैला था, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन उतना सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद जो कुछ चीज़ें हुई उसको ध्यान रखना है। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन था वो चला गया अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। 1 नवंबर 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी से सब कुछ छीन लिया गया। और एक पॉइंट और याद रखना, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसको नहीं भूलना है। बाद में हालांकि इसमें बहुत सारे अपडेट हुए, जैसे कि बंगाल की सेना में जो है सो यूरोपीय सेना की संख्या बढ़ा दी गई, भारतीय सेना की संख्या कम कर दी गई। एक निश्चित लेवल के बाद उसका प्रमोशन रोक दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई थी 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो आप लोग, हालांकि इस वीडियो का रिटन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा हैंड रिटन है, आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के समय भारत का वाइसराय कौन था? एक्चुअली उस समय वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? इरविन। लेकिन थोड़ा सा दांडी मार्च के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो दांडी मार्च किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किनके खिलाफ? महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में किया गया था, क्योंकि नमक पे टैक्स देना पड़ता था। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया गया था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर जाके गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। और ये दूरी था, ये था 250 मील लगभग। और कितने समर्थक थे? तो 78 सत्याग्रह थे। और यहीं से कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। ध्यान रखना इन चीज़ों को। इसमें एक पॉइंट और याद रखना, इसके जस्ट बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। हालांकि फिर बाद में वो फेल्यूर हो गया, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दांडी मार्च आपको याद रखना है। और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को धारण करती है जो यूवी किरणों से बचाती है? आपको पता है कि हमारे धरती के चारों ओर एक तरह का हवा का, कह सकते हैं कि बहुत सारे गैसों का आवरण है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसको हम लोगों ने 5 लेयर में बांट के रखा है। कितने लेयर में? 5 लेयर में। जो पहला वाला लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग है 0 से 12 किलोमीटर के बीच में है। और जितनी भी सारे मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है।
कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में। जो हमारा दूसरा मंडल है उसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। और कहीं ना कहीं अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राटोस्फेयर। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 12 से 50 किलोमीटर के बीच में ये मंडल है, और ओजोन परत इसी में है। किसमें? समताप मंडल में। और हमारे जो हवाई जहाज वगैरह है, वायुयान वगैरह है, वो इसी मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मौसमी जो गतिविधियाँ होती है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। जो बीच वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है ये मध्य मंडल। ये सबसे ठंडी मंडल है, इसको ध्यान रखना। ये सबसे ठंडी वाली मंडल है, और जितने भी सारे उल्का पिंड होते हैं ना वो यहाँ पे आके सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ठंडा है। उसके ऊपर आता है आयन मंडल। कौन सा मंडल आता है? आयन मंडल, थर्मोस्फेयर जिसको हम लोग कहते हैं। और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो 80 से आयनोस्फेयर 700 किलोमीटर के आसपास है। इसमें तापमान ऊपर जाने पे बढ़ता है, और जितने भी सारे हमारे रेडियो तरंगे होती है ना वो यहीं से परावर्तित होकर वापस आती है। किसमें? आयन मंडल में। और जो सबसे लास्ट है वो हमारा है बहिर्मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर। क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर। ये 700 किलोमीटर के ऊपर है, और इसके बाद लगभग हम लोग जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं वो सब उड़ती है। तो ये पांचों लेयर है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को धारण करती है, तो वो हमारा समताप मंडल हो जाएगा। गंगा नदी मुख्य रूप से किन दो नदियों के मिलन से बनती है? देखिए होता क्या है कि अलकनंदा आ रही है ऊपर से। अलकनंदा में जो है सो बहुत सारी नदियां आके मिलती है। जैसे कि पहले आके मिलती है इसमें धौली गंगा, जहां मिलती है उसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद थोड़ा आगे आगे जाने पे इसमें आके मिलती है नंदाकिनी, इसको कह देते हैं नंद प्रयाग। फिर थोड़ा आगे बढ़ने से इसमें मिलता है पिंडर गंगा, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। थोड़ा और आगे जाओगे तो इसमें मंदाकिनी आके मिलती है। कहाँ पे? तो रुद्र प्रयाग में। मंदाकिनी आके मिलती है रुद्र प्रयाग में। यानी कि अलकनंदा में ये बहुत सारी नदियां आके मिलती है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। थोड़ा आगे जाने पे क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें गंगोत्री से जो भागीरथी निकल रही है वो आके मिल जाती है। यानी कि इधर से भागीरथी और ये अलकनंदा तो आ ही रही है। इन दोनों का मिलन होता है देव प्रयाग में। कहाँ होता है? देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मिलन होता है, और वहीं इनको गंगा कहा जाता है। नहीं भूलना इन चीज़ों को। तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, गंगा नदी मुख्य रूप से किन दो नदियों के मिलन से बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। अंडरस्टूड? भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? देखो हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक। इसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जो पहला है वो है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। इसी में आता है 14, 15, 16, 17 और 18। इसी में जो हमारा 17 नंबर अनुच्छेद है वो अस्पृश्यता के अंत के रिगार्डिंग बात करता है। जो 14 है वो किसके बारे में है? कानून के समक्ष समानता। 15 है भेदभाव के रिगार्डिंग। 16 है अवसर की समता, जैसे कि जो भी रोजगार होगा उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। 17 अस्पृश्यता का अंत बता दिया गया है, और 18 जो है ये हो गया लगभग उपाधियों का अंत है इसमें। तो ये हमारे संविधान के 6 मौलिक अधिकार है, उसमें ये पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, जिसमें अनुच्छेद 17 में जो है सो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात की गई है। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी संसद सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में नहीं रहता है, उस समय अगर सरकार को कोई भी कह सकते हैं कि एक्ट या कानून वगैरह उस समय लागू करवाना हो, तो राष्ट्रपति के पास जाता है और कहता है कि आप अध्यादेश जारी कीजिए। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत केंद्र सरकार अध्यादेश राष्ट्रपति से जारी करवाती है। जो जैसा संसद कानून बनाता है उसी तरह से वो कानून वैलिड होता है और मान्य होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब एक बार संसद सत्र शुरू हो जाएगा
तो ये 6 सप्ताह तक ही, यानी कि 6 वीक तक ही वैलिड होता है। अगर 6 वीक में सांसद ने इसको मंजूरी दी तो ये बन जाएगा कानून, अगर मंजूरी नहीं दी तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। अंडरस्टूड। सेम केस जो होता है राज्य में होता है। राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ये कह सकते हैं कि इन दोनों का एक स्पेशल जो है सो विधायी शक्ति है, राज्यपाल का और राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल राज्य में 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? देखिए, जो न्यूटन का पहला नियम होता है ना, उसके रिगार्डिंग हम लोग बल की परिभाषा प्राप्त करते हैं। वैसे न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला कहता है कि अगर कोई वस्तु जो स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, या फिर जो चल रही है उसी वेग से चलेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा जो है सो बाह्य बल या बाह्य फोर्स काम ना करे। वो न्यूटन का पहला नियम है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, इसमें बल की जो है सो हम लोग ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, बल का जो है सो मान निकालते हैं, F बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। जो बल होता है वो द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर में होता है। और जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि बंदूक से गोली का चलना, जिस स्पीड में गोली निकलती है उसी स्पीड में बंदूक को पीछे धकेलते हैं। या फिर नाव का चलना, हम लोग नाव में पीछे की तरफ खींचते हैं तो नाव आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो न्यूटन के नियम हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। परमाणु के केंद्रक में कौन से कण पाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु का स्ट्रक्चर, संरचना कैसा होता है। देखो, बीच में एक केंद्रक होता है और उसके चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है, सेल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस कक्षा में, और बीच में क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक में क्या क्या होता है? केंद्रक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ और आगे बढ़ते हैं, बात करते थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। वहीं अगर मैं पूछ लूँ प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक किया था न्यूट्रॉन का खोज। एक चीज और देखना, अगर किसी परमाणु का संख्या पूछे, परमाणु संख्या जो होता है उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और वही उसका परमाणु संख्या होता है। ध्यान रखना। लेकिन और परमाणु संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से, यानी कि परमाणु संख्या उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है या फिर कितना प्रोटॉन है वही उसका परमाणु संख्या होता है। लेकिन परमाणु भार, जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी कि केंद्रक का जो वजन होगा वही किसी परमाणु का वजन होगा। और केंद्रक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान निकल के आता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु के केंद्रक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो केंद्र में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अंडरस्टूड। फ्लू किसके द्वारा होता है? देखो, फ्लू विषाणु से होता है। फ्लू मतलब क्या? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये विषाणु से होता है। कुछ और ऐसे रोग जो विषाणु से होते हैं उनको ध्यान रखना। पहला डेंगू, डेंगू भी विषाणु से ही होता है। अभी हमारा कोरोना वायरस कोविड जो हुआ था वो, या फिर खसरा, ये भी विषाणु से ही होता है। पोलियो, पोलियो विषाणु जनित रोग है। रैबीज विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, विषाणु से होता है। HIV एड्स, ये भी विषाणु से ही होता है। ये सारे के सारे रोग विषाणु से होते हैं। आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? भील, गोंड, जारवा और बैगा। बिल्कुल, ये जो जारवा है पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। अच्छा, अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर कुछ और जनजाति की बात करूं, जैसे कि एक याद रखना, ओंगे, सोमपेन, अंडमानी, निकोबारी और एक सेंटालिनीज,
इनको नहीं भूलना, ओंगे, सोमपेन, जारवा और सेंटनलीज। अगर बात करें मध्य प्रदेश का, तो यहाँ का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, पहला याद रखना गोंड, भील, बैगा, सहरिया, कोड़कू, कोड़कू और मारिया, भाड़िया या मारिया जो भी बोलते हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं जो मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं। हमारे देश में मध्य प्रदेश को जनजातियों का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को जनजातियों का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत का सबसे अधिक जनजाति यानी कि 21% जनजाति यहाँ निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों को। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कंटिन्यू सीरीज आएगा जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट देगा, जिसमें कि डेली जीके जीएस के थ्रू आपको नॉलेज दिया जाएगा। आप इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके हैंड रिटन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।